हेलो झारखंड, वेलकम टू एलईजी। आज के इस क्लास में डिस्कस करूंगा जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस। और आपको पता होगा क्लास 10th का एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। लास्ट क्लास में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराया गया था कुछ, और आज के क्लास में भी इसी दोनों चैप्टर से क्वेश्चंस रहेगा और ऑलमोस्ट यह दोनों चैप्टर कवर हो चुका है। अब हम लोग आगे मूव करेंगे। चलिए, तो आज की क्लास का क्वेश्चन रहेगा आपसे, अलग अलग रिएक्शन आप लोग करवाए होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको मिला होगा, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट करने का तरीका क्या है, कैसे इसका प्रेजेंस को हम लोग पता लगाते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ है। केमिस्ट्री में बकायदा इसके लिए तरीका है, ठीक है। किसको इसको पता है, कमेंट बॉक्स में जरूर चिपकाइएगा। पार्ट ये 52 है, सारे पार्ट्स आप लोग विजिट कर लीजिएगा। लिंक सारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहता है, नहीं तो आप लोग डायरेक्ट प्लेलिस्ट में भी विजिट कर सकते हैं। और सबका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, कहीं भटकना नहीं है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहेगा। वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत कम आप लोग लाइक दे रहे हैं। आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और जेएसएससी के एग्जाम में खासकर देखिएगा तो 9th और 10th से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जा रहा है। चलिए, आज का क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंसेस कैन बी यूज्ड इन एसिडिटी। एसिडिटी मतलब क्या होता है, अपच। तो अपच की स्थिति में कौन सा पदार्थ जो है से प्रयोग किया जा सकता है। करने मतलब आप लोग खाना पीना कभी खाएं या फिर लेट से खाते हैं तो उसमें खाना कभी नहीं पचता है तो अपच हो जाता है, उसी के बारे में बात किया जा रहा है। तो एमजीएच का हॉल 2 लिखा हुआ है, सीओएच का हॉल 2 लिखा हुआ है, NaHCO3 लिखा हुआ है और बोथ ए एंड सी लिखा हुआ है। क्या आंसर होगा इसका। तो आइए सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि क्या होता है अपच। तो अपच आप लोग देखे होंगे कि जो हमारा उदर होता है पेट, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जो है से प्रोड्यूस करता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है, तो खाना जो फूड पाइप से या स्टोमक में आता है तो हो सकता है कि इसमें बैक्टीरिया मौजूद हो, तो बैक्टीरिया को जो है से मारने का काम करता है, पहला काम। दूसरा काम इसका ये भी रहता है कि ये जो इसमें फूड है उसको थोड़ा सा एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है, और आगे अलग अलग एंजाइम इसमें मिलता है तो उसके फंक्शन को जो है से ईजियर कर देता है। तो एसीएल का यहाँ पे 2 फंक्शन होता है, ठीक है। तो जब ज़्यादा एसिडिटी हो जाता है, समझिए कि एसिडिटी का क्या होगा, तो एसीएल जो है से प्रोड्यूस कर रहा है, और इस HCl से आपको राहत चाहिए तो क्या यूज कीजिएगा, तो अम्ल है। तो अगर राहत चाहिए तो कोई आपको क्षार यूज करना पड़ेगा। तो क्षार में जो यूज किया जाता है उसको तो ऐसे कॉमन नाम है कि एंटासिड हम लोग बोल देते हैं, लेकिन MgOH का हॉल 2 होता है, ठीक है। तो इसको एंटासिड की जैसा यूज किया जा सकता है, नहीं तो आप लोग बेकिंग सोडा भी यूज कर सकते हैं। खाने वाला जो सोडा होता है उसको बेकिंग सोडा कहा जाता है, उसको NaHCO3 बोला जाता है। तो दोनों को यूज किया जा सकता है, क्यों, ACl है एसिडिक और दोनों को दोनों है बेसिक, और एसिड और बेस जब मिलता है तो क्या होता है, न्यूट्रलाइज होता है, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो जब न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो पेट में आपको जो जलन और दर्द हो रहा है उससे राहत आपको मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा। तो समझ गए पूरा कहानी। तो इसका ए और जो सी दोनों होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देख लीजिएगा, इसको ना एंटासिड जैसा यूज किया जाता है, और लेकिन इसका नाम अभी कहीं कहीं आपको मिलेगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ध्यान रखिएगा, यही है। पीएच वैल्यू इसका 10 है ना, डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू कितना होता है। ये बुझा हुआ चूना है, ध्यान रखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसके साथ ना आपको पता होना चाहिए CaOH का हॉल 2, इसके साथ जब क्लोरीन गैस का रिएक्शन करवाया जाता है, ठीक है, क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो यहाँ ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ओके। और ये तो हो गया बेकिंग सोडा। आंसर इसका डी हो गया। आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ध्यान रखिएगा, MgOH का हॉल 2 को ही बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल नेम है, ओके ना। तो आपको ये सब चीज़ देखने को मिलेगा, ये इस तरह का एंटासिड मिल जाएगा। आप लोग इनो देखते हैं, वो सब जो है से अलग अलग तरीके का एंटासिड ही है ना, वो सब बेसिक होता है। और आप इस सब का नेचर जो पूछेगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका नेचर क्या है, तो ये सब बेसिक नेचर होता है इसका। विच ऑफ द फ्लोइंग गैस बर्न्स विथ पॉप साउंड, ठीक है। पॉप मतलब होता है फट फट की ध्वनि के साथ कौन गैस जलता है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर ब्रोमीन। सही आंसर इसका ए है, हाइड्रोजन, ओके। आंसर इसका ए है। देख लीजिए, आप लोग पढ़े होंगे कि जब मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस जो है से प्रोड्यूस होता है। जैसे कि एक रिएक्शन बताया गया था Zn प्लस HCl, तो यहाँ पे ZnCl2 हो जाता है और प्लस में H2 गैस रिलीज होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 डाल दीजिए, बैलेंस हो गया, या तो इस तरह से हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो हाइड्रोजन गैस को अगर पता करना होगा तो ऐसे देखिए यहाँ पे आ रहा है हाइड्रोजन गैस, तो यही रिएक्शन है, मतलब जो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट लिया गया है उसमें यही रिएक्शन यूज किया गया था, ठीक है ना। जिंक ग्रेन्यूल्स लिखा हुआ है और डाइल्यूट
नहीं नहीं, ये नहीं था, सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ पे H2SO4 लेना होगा, ठीक है। तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ से आया, और जब इसके पास जलते हुए मोमबत्ती को लाया गया तो देखिए क्या लिखा हुआ है, पॉप साउंड, यानी कि फट फट की ध्वनि के साथ ये जलेगा। तो ये प्रॉपर्टी हाइड्रोजन का होता है ना, कि अगर फट फट की ध्वनि के साथ जल रहा है कोई गैस तो समझ जाइए कि वह क्या है, वह हाइड्रोजन है। यहाँ जो है रिएक्शन हो रहा है उसको मैं लिखना चाहूँगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक, Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 को किंग ऑफ एसिड कहा जाता है ना। यहाँ पे होगा ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन यहाँ पे हो रहा था, पॉप साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस जलेगा। एनसीईआरटी में डायरेक्ट मेंशन है यहाँ पे, ठीक है। आंसर इसका ये हो गया। व्हाट आर ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, घ्राण सूचक क्या होता है? इसको आप लोग गंधीय सूचक भी हो सकता है, पढ़े होंगे ना। तो गंधीय सूचक जो है क्या होता है, या फिर घ्राण सूचक क्या होता है? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स इसको बोला जाता है। पहला ऑप्शन है दोज इंडिकेटर्स दैट कैन चेंज द कलर ऑफ अ सब्सटेंस, किसी पदार्थ का जो है रंग को बदल सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है कि ऑर्डर, यानी कि जो गंध को बदल सकते हैं। और बोला गया है कि जो दोनों गंध को और कलर दोनों को बदल सकते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होना चाहिए? तो ओल्फैक्टरी का मतलब होता है कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि गंध को बदल देते हैं, सूचक बोलिए इन लोग को, इंडिकेटर, जो किसी पदार्थ के गंध को बदल देते हैं उसको जो है बोला जाता है घ्राण सूचक या फिर ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है। आंसर इसका बी हो जाएगा। देख लीजिए कुछ एग्जाम्पल है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, जैसे ऑनियन है, क्लोव ऑयल है, वैनिला एक्सट्रैक्ट है, ये सब कुछ जो है ओल्फैक्टरी का एग्जाम्पल है। जैसे वैनिला को लीजिएगा, ठीक है, जो वैनिला एक्सट्रैक्ट है इसको अगर बेसिक मीडियम में डालिएगा, बेसिक में, तो ये जैसे इसको कलरलेस का हो जाएगा, जो वैनिला होता है वो कलरलेस हो जाएगा, और एसिडिक में तो ये चेंज ही नहीं होता है। तो ये कुछ कहानी होता है कि ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का। आंसर इसका बी है, ठीक है। ओल्फैक्टरी रिलेटेड है आपका गंध से, ठीक है, ऑर्डर से, ODR बोलते हैं, स्मेल भी आप लोग बोल सकते हैं, उसी को चेंज कर देता है। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड एंड, एसिड्स होना चाहिए, एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट ईच अदर, एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है तो क्या होता है? अ बेसिक साल्ट इज फॉर्म्ड, साल्ट इज फॉर्म्ड, नो रिएक्शन, या फिर एन एसिडिक साल्ट इज फॉर्म्ड। देखिए यहाँ पे रिएक्शन में बोला नहीं गया है कि एसिड स्ट्रॉन्ग है या फिर यह वीक है, और यहाँ पे बेस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है कि यह स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। तो नॉर्मल केस में अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोगों को सिर्फ लगाना है कि साल्ट ही बनता है, न कि बेसिक और एसिडिक साल्ट लगाइएगा, बनेगा साल्ट ही। लेकिन आप लोग यहाँ पे ये नहीं कर सकते हैं कि ये बेसिक साल्ट होगा कि या एसिडिक साल्ट होगा, क्योंकि आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। और अगर यहीं पे देता कि स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तब वहाँ पे बनेगा वो एसिडिक साल्ट होगा। मतलब देख लीजिए कि कौन स्ट्रॉन्ग है, तो जो स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग अगर एसिड होगा तो साल्ट बनेगा, तो वो एसिडिक साल्ट होगा। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो जो साल्ट बनेगा वह समझिएगा कि बेसिक साल्ट हो जाएगा, यानी कि बेसिक प्रॉपर्टी उसका होगा। लास्ट क्लास अगर देखोगे तो बताया था कि दो अगर मजबूत आदमी, मतलब एक कमजोर एक मजबूत आदमी लड़ेंगे तो कौन जीतेगा? मजबूत वाला आदमी जीतेगा। तो उसी का प्रॉपर्टी जो है इसमें भी परिलक्षित होगा, सो होगा। आंसर इसका बी है, ओनली साल्ट लगाइएगा। जैसे एग्जाम्पल, बहुत फेमस एग्जाम्पल बताता हूँ, NaOH प्लस HCl क्या होता है? NaCl। NaCl एक आयनिक कंपाउंड भी है, ध्यान रखिएगा, अगला चैप्टर में आपको डिस्कस करूंगा। और यहाँ पे H2O आएगा, ठीक है। तो ये जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देख लीजिए कुछ एग्जाम्पल है। HCl प्लस NaOH हो गया तो बता दिया, H2SO4 प्लस NaOH का था, Na2 सोडियम सल्फेट प्लस वाटर निकला है। और हाँ, इसका ध्यान रखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट जो है वाटर होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर यहाँ पे रिलीज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे है फिनोल्फ्थेलिन इन एसिडिक सॉल्यूशन टर्न्स कलरलेस एंड इन बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स पिंक। ये भी एक इंडिकेटर है, जो फिनोल्फ्थेलिन है, मिथाइल ऑरेंज है, ये सब इंडिकेटर है। जिस तरह से लिटमस पेपर होता है उसी तरह समझिएगा। तो ये सब इंडिकेटर है, तो सबका कलर जो है चेंज हो रहा है, तो उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन है। तो इसमें बोला गया कि जो फिनोल्फ्थेलिन है एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस हो जाता है और बेसिक सॉल्यूशन में यह पिंक हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि जो मिथाइल ऑरेंज है एसिडिक सॉल्यूशन में रेड हो जाता है और बेसिक सॉल्यूशन में येलो हो जाता है। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट, या फिर बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, या फिर बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट। कौन सही है? तो आंसर इसका सी है, ठीक है। सी ही सही है, दोनों के दोनों सही है, ठीक है। कलर चेंज आप लोग को खासा पता होना चाहिए कि कैसे कैसे कलर चेंज होता है फिनोल्फ्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज ना। चलिए, क्या होगा एसिडिक में? कलरलेस, बेसिक में पिंक, और इसमें ध्यान रखिएगा ये रेड हो जाएगा एसिडिक में और बेसिक में येलो हो जाएगा।
यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम आपको क्लियरली समझा देगा कि कैसे कैसे क्या होता है। मिथाइल ऑरेंज का देख लीजिएगा, एसिडिक पीएच में क्या हो गया है, रेड। ठीक है, न्यूट्रल में भी इसका ना येलो ही हो जाता है, और अल्कलाइन में भी वही बेसिक समझिए, वो जो ऐसे येलो हो जाता है। और यहाँ पे देख लीजिएगा ये सब पीएच जो बताया वही सब था। Lichen, a plant belonging to the Thallophyta group, is a symbiotic relationship between। लाइकेन आप लोग नाम सुने होंगे, तो लाइकेन एक पौधा है, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि एक ऐसा पौधा है जो कि थैलोफाइटा ग्रुप से बिलोंग करता है, लेकिन यह एक पौधा एक चीज़ से नहीं बना है, दो मतलब जीव से मिलकर बना है। और दो जीव जब रहते हैं आपस में एक दूसरे से रिलेटेड, ठीक है, तो क्या होता है, उसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है। जैसे आपको पता होगा एल्गी ग्रीन होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा अपना भोजन बना सकता है। तो इसी तरह का कुछ चीज़ है, और बाकी यह जो है रहने के लिए घर प्रोवाइड करा देता है। तो ये जो बनता है ना जो लाइकेन, वो दो चीज़ जो होता है उसमें एल्गी और फंगस होता है, एल्गी और फंगस, ध्यान रखिएगा, बहुत सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। एल्गी और फंगस से मिलकर लाइकेन बनता है, और यही लाइकेन से देखिएगा तो लिटमस पेपर तैयार किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसी लाइकेन से लिटमस पेपर तैयार किया जाता है। थैलोफाइटा ग्रुप से बिलोंग करता है, ध्यान रखिएगा। इमेज में यहाँ पे डाला हुआ है, देख सकते हैं, इस तरह से कुछ होता है ना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप लाइकेन का, अलगी और फंगस मिलकर। देख लीजिएगा, लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंगी लिखा हुआ है, यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन जो है बनाने के लिए जो होता है, और देखिएगा तो ओरिजिनली जो देखा जाता है जो लिटमस सॉल्यूशन होता है वो पर्पल डाई होता है ना, पर्पल डाई होता है लिटमस सॉल्यूशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग गैस इज रिलीज व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स। देखिए केमिस्ट्री में आप लोग कभी बाई वर्ड देखिएगा तो इसका मतलब होता है हाइड्रोजन, कभी बोलेगा जैसे कि मेटल कार्बोनेट्स है या मेटल बाइकार्बोनेट्स है, तो वहाँ पे बाई का मतलब हाइड्रोजन होता है। जैसे मैं बात करूँ सोडियम बाइकार्बोनेट, तो NaCO3 उसको बोला जाता है, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोल सकते हैं या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हैं। तो हाइड्रोजन को बाई बोला जाता है। ठीक है, आइए इसको देख लेते हैं। तो वही रिएक्शन लिया गया है, यहाँ पे एक रिएक्शन है, देखिए यह सोडियम कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट है, और मेटल कार्बोनेट के साथ HCl का रिएक्शन करवाया गया है। तो यहाँ पे NaCl बना है, वाटर बना है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ है। यानी कि जब एसिड जो है मेटल कार्बोनेट के साथ या फिर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है से रिलीज होगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। अब आइए जो क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया था उसका मैं आंसर करना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे गैस आया था ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में सोडियम कार्बोनेट है और एसिड यहाँ पे लिया गया होगा, डाइल्यूट HCl लिया गया है, तो दोनों का इसमें रिएक्शन कराया जा रहा है। तो रिएक्शन के उपरांत जो है जो गैस जो है रिलीज हो रहा होगा उसको कलेक्ट किया जा रहा है एक ट्यूब से, और यहाँ पे देखिए इसको लाया जा रहा है, और इसमें देखिए क्या पकड़ के रखा गया है, समझिए जरा, कैल्शियम जो है से हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब यही है CaOH का होल 2, और यहाँ पे इसको टेस्ट किया जा रहा है कि कौन सा गैस रिलीज हो रहा है। ऐसे ही रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है, सबको पता लगाया जाता है कि कौन कौन सा गैस रिलीज हो सकता है, तो उसके आधार पर रिएक्शन तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, तो यहाँ पे जो है से COH का होल 2 आया, और यहाँ पे जो है से कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्चुअली में बनता है, क्योंकि ये जो लाइम वाटर होता है ना वो मिल्की हो जाता है। और लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया था कि पोचारा करने के बाद दीवार जो है से व्हाइट क्यों दिखने लगता है, जबकि शुरुआत में नहीं दिखेगा, तो वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है और एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम कार्बोनेट का परत अपने ऊपर बनाता है, जिसके चलते व्हाइट दिखता है। तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये जो लाइम वाटर होता है उसको मिल्की कर देता है, यानी कि दूधिया कर देता है। यही जो है टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, समझ गए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, दिस इज द टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और क्यों होता है मिल्की, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, इसी के चलते होता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ गए। यही टेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। आंसर इज बी। मार्स गैस मीथेन को बोलते हैं ना, CH4 को। ठीक है, नेचुरल गैस, बायोगैस, ये सबका मेन कंपोनेंट है। हाइड्रोजन गैस को आवारा गैस बोलते हैं। अब तो हाइड्रोजन का इंजन भी बन रहा है जमशेदपुर में, आपका झारखंड में ही, इंडिया में पहला बार।
चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बेसिस डिजोल्व इन वाटर एंड जनरेट OH माइनस आयन्स, ठीक है, इसको हाइड्रोनियम आयन के नाम से जाना जाता है ना। एसिड्स इन वाटर जनरेट H प्लस आयन विच कैन एग्जिस्ट अलोन। बेसिस दैट आर डिजोल्व इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। देखिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि बेसिस जो है से वाटर में डिजोल्व करता है और OH माइनस जो है से आयन देता है। एसिड से वाटर जनरेट H प्लस आयन, एसिड जो है से वाटर में H प्लस आयन जनरेट करता है। ये वाला पॉइंट गलत है, विच कैन एग्जिस्ट अलोन, ठीक है, जो कि विच कैन एग्जिस्ट अलोन जो लिखा है यह गलत है कि हाइड्रोजन आयन जो है सिर्फ फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है, फ्रीली एग्जिस्टेंस इसका नहीं होता है, ठीक है, यह होगा ही नहीं। ऐसे कैसे होगा आगे चर्चा करेंगे। बाकी जो है से बेसिस दैट आर डिजोल्व इन वाटर आर कॉल्ड अल्कली। देखिए जितना भी ऐसा बेस जो कि वाटर में घुल सकता है उसको अल्कली कहा जाता है, ठीक है। बेसिस का मतलब होता है क्षारक, तो जो क्षारक जल में घुलनशील होता है उन्हें क्षार कहते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट समझ लीजिएगा कि जो भी बेस घुलनशील होगा सिर्फ उसी को हम लोग क्षार कहेंगे। यानी कि ऑल अल्कलीज आर बेसिस, जितना भी अल्कली है वह सब बेस तो हो सकता है, लेकिन हर एक बेस जो है से अल्कली नहीं हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर एक बेस होगा वो वाटर में सोल्यूबल ही होगा। वाटर में सोल्यूबल होगा तभी तो उसको अल्कली बोलेंगे। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं रहता है कि जितना भी बेस होगा सब वाटर में सोल्यूबल होगा। इसीलिए जो है सारा स्टेटमेंट सही है एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर बी क्यों गलत हुआ कि ये जो H प्लस आयन है वह जो है फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। यहाँ पे देखिए NCERT में भी लिखा हुआ है हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, ये नहीं हो सकता है। जैसे आपको बताया था कि हाइड्रोजन जो वाटर में इसको डालिएगा HCl को, तो इस तरह का कहानी होता है कि H प्लस प्लस Cl माइनस में टूटता है, लेकिन ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ये कहाँ पे है, वाटर में है। तो अगेन जो है वाटर के साथ ये रिएक्ट करके H प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन बना लेता है H3O प्लस, ठीक है। तो हाइड्रोनियम आयन के रूप में यह रहता है, न कि H प्लस आयन के रूप में रहता है। तो ये कुछ कहानी है, सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं H3O लिखा हुआ है, इसका टूटता है ऐसे बनता है, और बेस टूटेगा तो क्या बनेगा, OH माइनस में टूट जाता है। आंसर इसका बी है, सारा चीज़ को देख लीजिएगा। व्हाट इज पीएच, पीएच क्या है, तो पीएच का डेफिनेशन दिया गया था द नेगेटिव ऑफ हाइड्रोजन, द नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लॉग को पीएच कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो माइनस लॉग H प्लस हो जाएगा, ठीक है। बेस यहाँ पे 10 रहता है, कुछ नहीं लिखा रहता है, तो लॉग का बेस 10 होता है ना। और लॉग का देखिए आप लोग जनरल मैथमेटिक्स का तैयारी कीजिएगा तो JCC का मुझे तो कोई भरोसा नहीं रहता है किस तरह से क्वेश्चन डालेगा। लॉग का जो बेसिक थोड़ा बहुत फार्मूला होता है वो भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको फंसा दे, ओके ना। जहाँ तक मुझे याद है एक बार JCC में लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन एक बार आ चुका है, ठीक है, तो लॉग से आता है। नॉर्मल फॉर्मूला जो log A/B होता है, log A/B होता है, ठीक है, बेस 10 होता है तो कैसे उसका पावर होता है, ये सब कुछ पता रखिएगा। आंसर इसका हो जाएगा माइनस लॉग H प्लस, यही होता है pH, ठीक है, pH। अब आइए pH को देख लेते हैं आखिर है क्या। देखिए जो pH में जो P होता है उसका मतलब होता है पोटेंज, क्या होता है, पोटेंज। अब ये जो है एक जर्मन वर्ड है, लिखा हुआ यहाँ पे नहीं है, ये जो है एक जर्मन वर्ड है, बात ध्यान रखिएगा। तो ये जर्मन वर्ड का मतलब होता है पावर, क्या होता है, पावर। तो इसको तरह से कह सकते हैं कि pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का कितना पावर है, ठीक है, यही होता है pH का मतलब। फॉर्मूला इसका होता है pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस। चलिए मैच द फ्लोइंग है, टोटल G7 होता है, तो 7 क्वेश्चन, 7 जो है से मैच करना है आपको। आइए इसको देख लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, चला गया 5th में। ऑप्शन ए एलिमिनेट, ऑप्शन डी एलिमिनेट। उसका जिप्सम क्या होता है, जिप्सम है ना 2H2, CaSO4 2H2 होगा यहाँ पे। और उसका बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस है तो CaSO4 हाफ H2O यहाँ पे जाएगा। कास्टिक सोडा होता है ना, कास्टिक पोटास भी इसको बोलते हैं, NaOH होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कास्टिक सोडा बोलते हैं, कॉमन नेम है। वॉशिंग सोडा Na2O3 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ये 3 में जाएगा। और बोरेक्स होता है, बोरेक्स बचा ना भैया, तो बोरेक्स चला जाएगा Na2B4O7 10H2O, तो ये होता है बोरेक्स का फॉर्मूला। तीसरे से मैच कीजिएगा तो ऑप्शन सी आएगा, ए का 5 बी का 7 इस तरह से जाएगा, ओके। सर देख लीजिएगा जितना क्लास 10th में दिया हुआ था टेक्स्ट बुक में, जितना कंपाउंड है सब, वह सब जो है से मैं प्रोवाइड करा दिया हूँ। या चाहूँ तो सबका तो मैं प्रिपरेशन का मेथड बता सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा टाइम इसमें लग जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा।
द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ साल्ट इज कॉल्ड। जब साल्ट का प्रोडक्शन होता है तो बोला जा रहा है कि उसके एक सूत्र इकाई में जितना जल की मात्रा जो मौजूद होता है या फिर अणु बोली जितना निश्चित अणु होता है उसको क्या बोलते हैं? हैवी वाटर, हार्ड वाटर, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर इसका सही है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसको बोला जाता है। आइए इसको समझाता हूँ आपको। जैसे हमें देखिए वाशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या था? Na2CO3 10:1। ये सबका यूज थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा। Na2CO3 था ना, तो यहाँ पे 10 Na2CO3 10:2, तो 10 यहाँ पे क्या है? तो ये फार्मूला होता है यह वाशिंग सोडा का। तो वाशिंग सोडा का यह क्या है? एक अणु है, ठीक है ना, एक यूनिट लिया हुआ, एक सूत्र इकाई लिया गया है। तो इसमें जो 10 आप लोग देख रहे हैं निश्चित जल की संख्या है, इसी को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सब में देख लीजिएगा, यह तो है नहीं, इसमें हाफ है, ठीक है, हाफ एटम इसमें वाटर का है। जिसम होता है इसमें 2 होता है। तो हो सकता है कभी कभी ना आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पूछते हैं कि इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है? 10 है। इसमें भी 10 है। इसमें क्या इतना है? हाफ है। इसमें 2 है। एक फार्मूला होता है, आपको सुने होंगे, CuSO4 5H2, ब्लू बिट्रस ना, नीला तो था। तो इसमें 5 हो जाएगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तीसरे से आपको काउंट करने के लिए है, तो छोड़िए मत आइएगा क्वेश्चन। Which of the flowing changes can take place during chemical reaction? जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या क्या चेंज होता है? इवोल्यूशन ऑफ गैस, बोला जा रहा है कि गैस निकलता है। कलर चेंज होता है। चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज हो जाता है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, एक अवक्षेप बनता है। अवक्षेप पता हो कि नहीं आपको? नहीं होगा तो बता दूंगा। या फिर ऑल ऑफ दिस, क्या होना चाहिए? इसका आंसर ना एफ है, सारा का सारा इसमें होता है। देखिए इस तरह से आपको एफ तक ऑप्शन तक एग्जाम में नहीं आएगा। यहाँ पे एग्जाम नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक जो है से पहुँचे, इसीलिए इस तरह का ऑप्शन बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जब रिएक्शन होता है तो गैस तो निकलता ही है, आप लोग को तो पता ही होगा। जैसे मीथेन को आप लोग रिएक्शन करवाइए, CO2+H2 बनेगा, तो गैस तो निकल रहा है, ओके ना। कलर का चेंज होता है, जैसे आपको तो कलर का अलग एग्जाम्पल बताऊंगा। जैसे कि मान लेते हैं कि CuSO4 के साथ जो है से अगर Fe रिएक्ट करता है, ये जो आप लोग देखे होंगे CuSO4, उसके साथ अगर Fe रिएक्ट करेगा, यहाँ पे FeSO4 बनेगा और प्लस में Cu, तो यहाँ पे कलर चेंज होता है। जो CuSO4 होता है, इसका कलर मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि आगे क्वेश्चन है कलर मैं नहीं बता सकता, इसका बता सकता हूँ, यह लाइट ग्रीन का होता है, ठीक ना। तो कलर जो ऐसे धीरे धीरे ना चेंज हो जाता है। और आयरन का तो नॉर्मल आप देख रहे होंगे ऐसे ही हल्का ब्लैक टाइप का ब्राउन दिखेगा, लेकिन ये जो ऐसे ग्रीन हो जाता है। तो रिएक्शन के ड्यूरेशन में जो है से कलर चेंज हो जाता है। तो यानी कि सारा का सारा सही है। स्टेट भी चेंज होता है, कोई सॉलिड होता है तो लिक्विड में गैस में चेंज हो जाता है, या लिक्विड में चेंज हो जाता है। इस तरह से कहानी होता है। जैसे 2 गैस है, H2+O2, दोनों गैस मिलता है तो क्या बनता है? वाटर बनता है। तो दोनों गैस था, क्या हो गया? वाटर हो गया, यानी कि ये लिक्विड बन गया। तीसरा चीज बोल सकते हैं कि स्टेट भी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज होता है। जैसे चेंज इन टेम्परेचर का अगर आप लोगों को एग्जांपल बताओ, सीधा साधा आसान, ये क्या बता रहा हूँ, ये नहीं, ये है कली चूना, जिसको आप लोग क्विक लाइम बोलते हैं। इसको पानी में डालते हैं, पोचारा वचारा करने समय आप लोग बाजार से लाते होंगे चूना ढेला टाइप से। मैं तो गाँव से बिलोंग करता हूँ, तो गाँव छोटा था तो लाता था उसको और इसको डाला जाता था। तो डाला जाता था तो ये COH बनता, OH का Hal2 बनता था। और उसके बाद देखते कितना हीट एकदम जनरेट होता था, यानी काफ़ी अमाउंट में हीट जनरेट होता था। तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना, जो मतलब हम लोग टीना में डालते थे, तो टीना पूरा जैसे गर्म हो जाता था। नॉर्मल आप लोग इस तरह का जो बाल्टी होता है प्लास्टिक वो सब, तो वो सब नहीं चलने वाला है। तो आंसर इसका ऑल ऑफ दिस होगा। हाँ, प्रेसिपिटेट बनता है, इसका एग्जाम्पल आपको ये भी दे ही देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल लास्ट क्लास में भी लिया था, ये तो फेमस एग्जाम्पल है। बेरियम क्लोराइड है, फिर सोडियम सल्फेट है। तो जब ये रिएक्ट करेगा ना, तो बेरियम सल्फेट बनता है और 2NaCl बनता है। तो जो बेरियम सल्फेट आप देख रहे हैं, यह व्हाइट कलर का होता है, इसको व्हाइट PPT बोलते हैं। तो जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोला जाता है कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें जो है, जिस रिएक्शन में एक जो है अवक्षेप बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यानी कि जल में घुलेगा नहीं, ठीक ना, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो ये कुछ कहानी होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। तो सारा का सारा ऑप्शन यहाँ पे सही था। चलिए, इस तरह से क्वेश्चन एक बार एक्सरसाइज में आ चुका है। इस तरह क्वेश्चन ना जैसे एक्सरसाइज में क्वेश्चन आ चुका है, XY करके क्वेश्चन आपको दिए थे, और वो रिएक्शन कौन सा था आगे बताऊंगा। तो यहाँ NH3 है, क्या होता है यह, उसके बाद N2+YH2 लिखा हुआ है, यहाँ पे X डला हुआ है।
यानी कि इसको बैलेंस करना है, और बैलेंस करके आपको x की जगह पर क्या आएगा और y की जगह पर क्या आएगा, आपको सिंपली इसी को चूज करना है। देख लीजिए, बहुत ईजी है। यहाँ पे क्या होगा, अमोनिया का लीजिएगा नाइट्रोजन कितना है, 2 है ना। तो नाइट्रोजन यहाँ पे कितना इसका एटम है, 1 है, तो यहाँ पे 2 लगाना होगा x की जगह पर, ठीक है। और यहाँ पे 2, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन कितना हो गया, नाइट्रोजन 2 हो गया, तो बैलेंस है नाइट्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पे 3 और 2 6, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 लगाना होगा, ठीक है। इस तरह से बैलेंसिंग किया जाता है। तो x 2 y 3 आंसर इसका सही हो जाएगा। इस तरह से आपको चूज करना होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रिएक्शन कहाँ गया लगता है कहीं गायब हो गया, उसको डाल दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, आगे डिस्कस कर दूंगा, अभी बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है। द केमिकल इक्वेशंस आर बैलेंस टू सेटिस्फाई सेटिस्फाई विच वन ऑफ द फ्लोइंग लॉस, ठीक है। इनमें से बोला जा रहा है कि जो केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करते हैं, किस लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए जो है से बैलेंस करते हैं। तो डिस्कस भी किया था कि जो कंजर्वेशन ऑफ मास होता है उसको लिए जो है से उसको सेटिस्फाई करने के लिए जैसे बैलेंस किया जाता है। क्योंकि मैं बताया था कि जैसे सिंपल आप लोग एग्जाम्पल ले लीजिए, कार्बन है प्लस में ऑक्सीजन है तो CO2 बनेगा, तो एक्चुअली में बैलेंस ही है। अगर दूसरा एग्जाम्पल अगर लूँ, ये तो बैलेंस है, तो यहाँ पे देखिए कार्बन कितना होता है, तो कार्बन 6 होता है एटॉमिक नंबर, मास नंबर इसका 12 होता है, तो 12 ग्राम ले लीजिए। ऑक्सीजन कितना होता है, तो ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम, तो 16 दूना कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। इधर देख लीजिए, कार्बन हो गया आपका 12 और प्लस में 16 दूना 32, तो 2 गुना 16 लिखा जाता है ना, तो ये भी 32 प्लस 12 कैसे कीजिएगा, तो 44 आएगा इधर भी, और इधर भी 44 ग्राम आया ना। तो दोनों तरफ जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट है, दोनों तरफ जो है अभिक्रिया से पहले यानी कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद मास जो है कभी जो है कम ज़्यादा नहीं होता है। इसी को सेटिस्फाई करने के लिए रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। ये तो ऐसे ही नॉर्मल था जो कि बैलेंस ही था। अनबैलेंस रहेगा तो आपको ना कम आएगा, तो इसको आपको बैलेंस करना होगा। यहाँ पे देख लीजिए, एक रिएक्शन लिया गया है, इसमें कैल्शियम कितना होता है, तो कैल्शियम का जो है मास नंबर 40 होता है, इसको भी दिखाता हूँ आपको। उसके बाद ऑक्सीजन कितना होता था, 16 दूना 32। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास सेम होता है, तो यहाँ पे 2 हो गया। क्लोरीन का होता है ना 35.5 होता है, तो दूना कीजिएगा तो 71 रहेगा। सबको ऐड कर लीजिए, 1 2 3 2 5, उसके बाद 7 3 10 4 14, 145 इधर ग्राम आया। इधर देख लीजिए, कैल्शियम 40, ऑक्सीजन 16 प्लस 71 आया। उसके बाद हाइड्रोजन का तो यहाँ पे 2 हो गया और फिर ऑक्सीजन का 16 हो गया, ठीक है। इसको भी ऐड कीजिएगा तो 145 ही आएगा। 6 2 8 9 6 15 आया ना 5। उसके बाद 1 2 7 9 10 और 4 14 आ गया ना। तो अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद मास जो ऐसे चेंज नहीं होता है, इसलिए रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस एंड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर आर एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या फिर नॉन ऑफ दिस। सही आंसर इसका ए बी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है। एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल क्यों है, आइए दिखाता हूँ। देखिए जो वहाँ समय उस समय लिया गया था XY वाला क्वेश्चन, उसमें इसी रिएक्शन को दिया गया था ना, इसका जगह पे गैप कर दिया था, X लिख दिया यहाँ पे, जहाँ पे 6 है Y लिख दिया, यहाँ पे कुछ Z लिख दिया। उसके बाद जो सम दे दिया था XYZ करके ऐसे 4 ऑप्शन बना दिया था। तो यही जो ऐसे एग्जाम में आया था क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन देखिए, ये क्या होता है, तो रिएक्शन ये तभी होता है जब ये जैसे लाइट इसको मिलता है, बिना लाइट के रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। आपको पता होगा जो क्लोरोफिल होता है वह सनलाइट को ट्रैप करता है, और उसी के चलते उसके बाद जो ऐसे रिएक्शन होता है। रात में फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं हो सकता है क्योंकि रात में लाइट नहीं होता है। इसका मतलब लाइट लेने के बाद हो रहा है। तो एक ऐसा रिएक्शन लास्ट क्लास में डिस्कस किया था जिसमें हीट, लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद रिएक्शन होता है,
तो उसको जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। और जितना भी एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, या फिर बोलिए कि जितना भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन एग्जाम्पल है, वो सब एंडोथर्मिक आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ग्लूकोज बनता है, बाद में ऑक्सीजन बनता है। तो ये जो है एक एंडोथर्मिक हो गया। और प्लस में यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे टूटता है ना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। तो दोनों को दोनों जो है इलेक्ट्रिसिटी लेने के बाद हुआ, और यहाँ पे लाइट लेने के बाद हुआ। तो कुछ लेने के बाद हो रहा है, यानी कि सब एब्जॉर्ब कर रहा है, तो समझिए एब्जॉर्ब कर रहा है, उसके बाद रिएक्शन हो रहा है। इसका मतलब है कि यह एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है ना। एक्सोथर्मिक में हीट या फिर एनर्जी ये सब रिलीज होता है, ध्यान रखिएगा। और एंडोथर्मिक में एब्जॉर्ब होता है। फोटोसिंथेसिस और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर दोनों। इलेक्ट्रोलाइसिस का एग्जांपल है इलेक्ट्रिसिटी देने पर होता है। व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर? कॉपर कलर क्या होता है? रेड, ब्लैक, व्हाइट या फिर रेडिश ब्राउन। ये रहा कॉपर। तीसरे कॉपर का वायर आप लोग देखे होंगे, जो कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब घर में हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी मतलब घर में जो इलेक्ट्रिक वायर्स होता है उसमें इसको यूज करते हैं। तो रेडिश ब्राउन का कलर होता है, ठीक है, कॉपर का। डायरेक्ट कलर इसका याद रखिएगा। डोमेस्टिक सर्किट में सबसे ज़्यादा इसका यूज हम लोग करते हैं, कॉपर ही यूज होता है वायर मेनली रूप से। हम लोग गोल्ड जैसे सबसे अच्छा बोला जाता है कि चांदी है, लेकिन चांदी का तो यूज हम लोग कर सकते हैं। और सोना का इंडिया में पता है क्या होगा, दूसरा दिन गायब हो जाएगा। एंटीऑक्सीडेंट्स आर यूज्ड, एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बोला जा रहा है कि कहाँ पे यूज किया जाता है, क्यों किया जाता है। टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को जो है इंक्रीज करने के लिए। टू डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि जो अभिक्रिया की दर होता है उसको डिक्रीज करने के लिए। टू प्रिवेंट फूड मटेरियल्स फ्रॉम रेंसिडिटी या फिर ऑल ऑफ दिस। रेंसिडिटी मतलब होता है विकृत गंधिता। तो खाना वाना जो उसका जो विकृत गंधिता हो जाता है, मतलब उसका गंध जो खराब हो जाता है, उससे बचाने के लिए, या फिर ऑल ऑफ दिस। लास्ट क्लास में आप लोग का बहुत कमेंट आ रहा था, ठीक है, कि हम लोग अंग्रेज नहीं है, हिंदी में लिखिए। आप लोग सीधा साधा जो है मैसेज कर दिया कीजिए कि थोड़ा हिंदी कर दीजिए। उतना सारा आप लोग दिमाग क्यों लगाते हैं एक्स्ट्रा जगह पे, अंग्रेज नहीं है तो पता नहीं इंडियन नहीं है, पता नहीं क्या नहीं है। उतना दिमाग आप लोग मत लगाया कीजिए, सिंपल सा जो है मैसेज कर दीजिए कि हिंदी में चाहिए। और ऐसा मैं हिंदी में ही डालता हूँ, लेकिन लास्ट क्लास में समय नहीं था। अभी देखिएगा तो इसको मैं ना 2:30 या 3 बज रहा होगा, उतना रात को इस लेक्चर को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और मैं यहाँ जहाँ रहता हूँ वहाँ पे साउंड भी ज़्यादा आता है, आप लोग को सुनाता होगा। तो सब चलते उस दिन टाइम नहीं था, इसलिए उसको जो है किया नहीं। और देखिएगा यहाँ पर 20 क्वेश्चन आज लिया हूँ, और इसको भी जैसे टाइप करने में टाइम लगता है। तो समझिए कि इतना अगर हिंदी इंग्लिश का चक्कर आप लोग का नहीं रहे तो इतना ही देर में मैं 40 क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम रिकॉर्ड करने में ज़्यादा लगेगा, 40 क्वेश्चन जो है मैं डिस्कस कर दूंगा। लेकिन वही आप लोग का कहानी हो जाता है कि फिर हिंदी समझ में नहीं आ रहा अच्छे से, और अगर फिर इंग्लिश डाल दूंगा तो बोलोगे सब ई समझ में नहीं आ रहा है, यानी दोनों लोगों सबको प्रॉब्लम होने लगता है, इसलिए दोनों डालना पड़ता है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कम ही आएगा। हाँ, तो बात किया जा रहा था एंटीऑक्सीडेंट्स। तो यहाँ पे समझिएगा, ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, कोई फूड मटेरियल्स जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में खराब हो जाता है, तो उसको बोलते हैं विकृत गंधिता होना, रेंसिडिटी होना, रेंसिड होना, रेंसिड। एसएससी में आप लोग पढ़े होंगे, एसएससी का एक सिनोनिम होता है सावर। तो स्वाद उसका खट्टा हो जाता है, तो इसी को रेंसिडिटी बोला जाता है। खाना लंबे समय तक आप लोग रख दीजिए, कुछ देर बाद सड़ने लगता है, खराब होने लगता है ना, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि जो है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है। और अगर बोला जाता है कि रेंसिडिटी को आप लोग कम करना है, तो कैसे कर सकते हैं कम इसको, तो रेंसिडिटी जो नॉर्मल फूड होता है वो सब आप लोग रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर अगर लो रहेगा तो खाना जो है लेट से खराब होगा। बाकी अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग हम लोग चीज़ यूज करते हैं, वो क्या करते हैं अभी आगे डिस्कस करूँगा। तो ध्यान रखिएगा, एंटीऑक्सीडेंट्स यानी कि जो प्रतिऑक्सीकारक होता है, हम लोग खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के लिए जो है यूज करते हैं। डिस्कस कर ही देता हूँ यहाँ पे, ऐसे तो आगे भी है लेकिन क्वेश्चन है आगे, चलिए कर ही देता हूँ। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक्स से होता है, कोका कोला पेप्सी सब पीना नहीं है, ठीक है, नारियल पानी पीजिए, नहीं तो सिंपली पानी पीजिए, ये सब पीना ही नहीं है। तो ये सब में ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाला हुआ रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी जो है से ऑक्सीजन को प्रवेश नहीं होने देता है, क्योंकि आपको पता होगा जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, अब फायर एक्सटिंग्विशर से क्वेश्चन छूट रहा है इस टॉपिक से, इसको डिस्कस करना होगा। तो फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन के फ्लो को रोक देता है। फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्चुअली में रिलीज होता है तो रिएक्शन के बाद, तो ये ऑक्सीजन को फ्लो को रोक देता है, इसी चलते आग बुझ जाता है, यानी कि ऑक्सीजन का फ्लो को नहीं होने देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसीलिए सॉफ्ट ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाला जाता है। तो ये एग्जांपल हुआ कि सबको ऑक्सीजन के फ्लो से रोक दिया जाएगा, तो फिर जल्दी ये खराब नहीं होगा। बोतल खोल दीजिएगा तो कुछ दिन के बाद जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक खराब हो जाएगा। चलिए, काफ़ी लंबा चौड़ा यहाँ पे ऑप्शन है, देख लीजिएगा।
चूज द ऑड वन, यानी कि यहाँ पे टोमेटो है उसमें एसिड है, यानी कि देख लीजिए कुछ सब्सटेंस है और उसमें प्रेजेंट एसिड है, तो बोला गया कौन इसमें ऑड है, यानी कि गलत वाला चूज करना है। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड बोला गया है, टेमरिंड में टार्टरिक एसिड बोला गया है, लेमन में फॉर्मिक एसिड है, विनेगर में एसिटिक एसिड है, गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एप्पल में मैलिक एसिड है, कर्ड में लैक्टिक एसिड है, ग्रेप्स में टार्टरिक और मैलिक दोनों बोला गया है, और एंट या बी यानी मधुमक्खी या चींटी के डंक में मेथनोइक एसिड बोला गया है। कौन इसमें गलत है? काफ़ी इजी है, आप लोग समझ गए होंगे, ऑप्शन इजी डाल दिया हूँ। लेमन यहाँ पे गलत है, लेमन में फॉर्मिक एसिड नहीं होता है। लेमन में क्या होता है? तो लेमन ऑरेंज होता है, सबको साइट्रस फ्रूट बोला जाता है, तो इसमें सिट्रिक एसिड होगा ना, सिट्रिक एसिड, समझ गया? तो यही गलत था, बाकी देख लीजिएगा। यहाँ पे एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट डिस्कस करना चाहूँगा, ये जो फॉर्मिक एसिड है और मिथेनोइक एसिड है, ये दोनों सेम चीज़ है। ऐसा क्यों? तो फॉर्मिक एसिड इसका कॉमन नेम है और मिथेनोइक एसिड जो है से इसका IUPAC नेम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दोनों सेम ही है। अगर लाल चींटी बोलेगा तो भी ना गलत करके मत आइएगा, नॉर्मल चींटी बोले, लाल चींटी बोले, मधुमक्खी का डंक हो, या फिर एक नेटल प्लांट है ना, उसका भी डंक होता है। देखोगे प्लांट में लगभग थोड़ा सा हल्का हल्का ना सुई जैसा होता है, उसके मतलब कांटा निकला रहता है सुई जैसा पतला पतला, तो उसमें भी अगर टच कर लीजिएगा तो ये बहुत जलन देगा। देखे होंगे ऐसा, नॉर्मल आप लोग फील किए होंगे कभी खेत में गए होंगे तो एक नेटल पौधा है, उसमें भी जो है से यह एसिड पाया जाता है। दूसरा बात है, क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ये पूछता है कि मान लेते हैं कि मधुमक्खी ने आपको काट दिया फिर, ठीक है, या फिर चींटी काट दिया, तो उससे राहत कैसे मिलेगा आपको? तो वही कहानी है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट यूज कीजिए। ये क्या है? एसिडिक है ना, एसिड स्टिंग में क्या है? एसिड है, और यहाँ पे बेसिक मीडियम है, एसिड और बेस मिलेगा तो क्या होगा? न्यूट्रलाइज करेगा, तो आपको राहत मिलेगा। सबको देख लीजिएगा, बाकी यहाँ भी कुछ डाला हुआ है, आप लोग रीड कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, प्योर वाटर का पूछा गया है, काफ़ी ज़्यादा है। और देखिए यहाँ पे मिल का 6.5 है, ये देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सालिवा का 7.4 है, ब्लड का बहुत ज़्यादा पूछा गया 7.4 ना, ध्यान रखिएगा। और हमारा बॉडी 7 से लेकर 7.8 pH रेंज के बीच कार्य करता है। ये तो पहले डिस्कस कर चुका हूँ। 14 NaOH और MgOH का होल 2 देख लीजिएगा, ये है मिल्कोमेनेसिया 10.5 लिखा हुआ है। डेटा थोड़ा बहुत आगे पीछे आपको मिलेगा, NCERT में 10 लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग? कौन स्टेटमेंट इसमें गलत है? व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इंक्रीजेज द एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। बोला जा रहा है कि H+ आयन का सांद्रण बढ़ने पर अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। नेक्स्ट है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ OH- इंक्रीजेज द बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। OH- का जो सांद्रण बढ़ने पर क्षारीय प्रकृति यानी कि जो बेसिक कैरेक्टर होता है बढ़ता है। द रेंज ऑफ pH स्केल इज 1 to 14। pH स्केल का जो रेंज होता है वह 1 से 14 होता है, और जो pH स्केल का आविष्कार किया गया था वह ए सोरेनसन के द्वारा किया गया था। जो सारा का सारा सही है, H+ बढ़ेगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, बिल्कुल सही है। OH- बढ़ेगा, जो है से बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। pH स्केल का जो इन्वेंशन किया गया था ए सोरेनसन के द्वारा किया गया था, लेकिन यहाँ पे जो रेंज दिया गया है ना वह गलत है। ये 1 से 14 नहीं होता है और 0 से 14 होता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी JCC साइज में आ चुका है ना, यही गलत था। इसे से आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ 0 लिखा हुआ है और यहाँ पे 14। इस तरह कुछ कहानी है, एसिडिक कैरेक्टर इधर इंक्रीज करता है ना, एसिडिक कैरेक्टर इधर इंक्रीज करता है और इधर बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। यानी कि बात ध्यान रखिएगा कि जो pH का वैल्यू बोलेगा कि pH का वैल्यू जैसे जैसे डिक्रीज करेगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो पूछे कम से कम कि 2 या एक का pH वैल्यू 5 है और एक का 2 है, सॉरी एक का 5 है, तो कौन ज़्यादा एसिडिक होगा? तो एसिडिक ज़्यादा ए होगा, ठीक है। एसिड में जितना ही कम रहेगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि pH स्केल में इधर देखिएगा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, H+ का आयन इधर बढ़ता है और इधर H+ आयन घटता है, और इधर OH- आयन घटता है, OH- आयन बढ़ता है। तो ये सब कुछ ध्यान रखिएगा। चूज द ऑड वन। कोल्ड ड्रिंक्स बोला गया है, इसमें CO2 होता है। चिप्स पैकेट्स में N2 भरा रहता है, गैल्वेनाइजेशन में Zn और CSO4 ब्लू बोला गया है। ये तो दिख गया आंसर ही। तो देखिए सही आंसर इसका डी है। CSO4 का कलर जो है सो ब्लू नहीं होता है। ऑप्शन देखो तो पता चल गया हो क्या पूछा गया है। तो CSO4 का कलर जो होता है वो ब्लू नहीं होता है, यह व्हाइट होता है। इसको बोलते हैं हम लोग एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ना, ध्यान रखिएगा, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, यानी कि इसमें पानी की मात्रा नहीं है, ठीक है। जब इसमें पानी की मात्रा हो जाएगा CSO4 5H2O, तो ये ब्लू कलर का दिखेगा, और इसको तो फेमस ही नाम है ब्लू विट्रस, हिंदी वाले इसको नीला थोथा बोलते हैं, ठीक है। चलिए CSO4 का कलर व्हाइट होता है, ध्यान रखिएगा।
सी का कलर बताया था ना, रेड ब्राउन या कहीं कहीं रेडिश ब्राउन भी आपको दिख जाएगा सी का कलर, दोनों को याद रखिएगा। तो कलर शुरू में डिस्कस नहीं किया था तो अभी कर दे रहा हूँ। इसका व्हाइट होता है और इसका रेडिश ब्राउन होता है। ऐसा सी कलर आपको पहले भी दिया जा चुका है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं CSO4 है, ये ब्लू विट्रस है, कॉपर 2 सल्फेट, और उसके बाद इसको जब हीट किया जाएगा यहाँ पे तो CSO4 और प्लस में H2 बनेगा, तो यहाँ से व्हाइट हो जाएगा। आई होप कि क्लास फ्रूटफुल रहा होगा। PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, तो जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और क्लास आपको 8 बजे लाइव मिलता है। जिस दिन 8 बजे क्लास नहीं आएगा समझिए कि क्लास नहीं आएगा, नहीं तो क्लास आना होगा तो 8 बजे आ जाएगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा। जैसे लास्ट डे क्लास नहीं आया था, तो 8 बजे आप लोग प्रीमियर लाइव इन्जॉय कीजिए। और आगे भी आपको नेक्स्ट डे झारखंड जीके का वीडियो मिलने वाला है। वंदे भारतम, जय हिंद।